नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए मूल विधि की क्लासेस ले रहे हैं। और इस मूल विधि की क्लासेस में मैं आपको बता दूं कि बीएनएस जो चल रहा था वैसे तो मैं कंप्लीट करा चुका हूं, उसके बावजूद भी अभी बीएनएस की क्लास ही ले रहा हूं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर बीएनएस कंप्लीट होने के बावजूद आप बीएनएस क्यों ले रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बेटा आपको पता होना चाहिए कि बीएनएस की हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। मैंने जब आपकी क्लासेस कराई थी तो शुरू की जो 8 क्लासेस हैं जिसको मैंने चैप्टर वाइज रखा था, उसके बाद में जो आपकी 9वीं क्लास थी जिसमें मैंने आपको नए धारा या फिर नए चैप्टर्स जो ऐड किए हैं उनके बारे में बताया था। तो आज आपकी मूल विधि की 10वीं क्लास है जिसमें नई धारा से रिलेटेड आपके किस प्रकार के कथन वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मान लो किसी को चोट लग जाए तो, मान लो किसी की हड्डी टूट जाए तो, मान लो आपसे समुदाय वाली सेवा जो है वो कौन सी सजा पर मिलेगी। तो ऐसी प्रकार से आपको यहाँ पे हमें क्वेश्चंस से भी अवेयर होना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये जानना है तो आप हमारे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना है तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, चाणक्य 2.0 बैच ले लेना है। क्यों ले लेना है, आपके माइंड में ये भी तो आना चाहिए सर क्यों ले हम चाणक्य 2.0 बैच। सबसे पहले तो आपको इसलिए लेना है कि आप जो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए यूपीएसआई को पढ़ने के लिए दे रहे हो, हम यहाँ पे उस चीज को केवल 99 में पढ़ा रहे हैं, यानी 99 रुपए में आपको पूरा बैच दे रहे हैं। इस 99 रुपए में आपको पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको सिलेबस भी कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि केवल 100 रुपए भी खर्च ना करने पड़े और हमारे सारे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, चीजें समझ में भी आ जाएं, नोट्स भी मिल जाएं, और वो आपको मिल जाए केवल सस्ते में, तो बेटा वो चाणक्य 2.0 बैच में ही मिल सकता है, आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। बाकी आपको बता दूं कि ये मिलेगा कहाँ पे, तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में है बाईएससी एप्लीकेशन जो यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन है। ये बाईएससी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसको रजिस्टर और लॉगिन कर कर आप यहाँ पे कोई भी बैच लेना चाहते हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो भाई आपके माइंड में ये सब चीजें रहनी चाहिए कि ये पढ़ा इतना ऐसा क्या रहे हैं। तो बेटा एक बार डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद में आप डेमो क्लासेस देखो, डेमो क्लासेस देखने के बाद में आपके माइंड में खुद आ जाएगा कि 99 रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं ये वास्तव में 99 नहीं 1000 होना चाहिए था, लेकिन ये 99 रुपए ले रहे हैं तो ये मेरे लिए बेनिफिट है। तो बेटा लाभ उठाने का फायदा है, यानी लाभ उठाने का मौका है, तो आप लाभ उठा सकते हैं, आप फायदा उठा सकते हैं। अभी मौका मिल रहा है, उसके बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो बैच है आपको 99 में मिल रहा है, लेकिन न जाने कब ऐसा टाइम आ जाए कि ये यादविन स्मार्ट क्लासेस के माइंड में कि नहीं अब चलो ऐसा करते हैं बढ़ा देते हैं, तो उस टाइम पे पैसा बढ़ा दिया जाए तो आप कहेंगे सर आप भी बढ़ाने लग गए। इसीलिए कहता हूं कि अभी समाज सेवा का जो मौका मिल रहा है हमें, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आप यहां पे केवल 99 में बैच ले सकते हैं। बाकी का आपको पता है कि मेरे द्वारा बीएनएस पढ़ाया जा रहा है। बीएनएस की जब बात करेंगे यानी भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे, तो आपको मैंने सारी क्लासेस दे रखी हैं कहाँ पे, यूट्यूब पे। तो आप जब हमारे यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे जाएंगे यूट्यूब पे, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शंस दिखेगा। तो यहाँ पे जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इस वाले ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर यूपीएसआई मूल विधि क्लासेस की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें आज आपकी 10वीं क्लास है। अगर आप इस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे सारी क्लासेस दी हैं, और आप इस प्रकार से सारी क्लासेस में एनरोल करके पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ये क्लास आपको लाइव चल रही है, ये अभी की क्लास है। ये अभी आपको मैं बताऊं तो यहां पर मैंने शुरू की जो 8 क्लास है इसमें मैं चैप्टर वाइज पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक। चैप्टर नंबर 1 से धारा जो है आपकी धारा नंबर 1 से लेकर धारा नंबर 358 तक, तो कंप्लीटली मैंने पढ़ा दिया है। 9वीं जो क्लास रही थी, कल की जो क्लास रही थी, वो क्लास इस वजह से थी कि जो क्या नया जुड़ा है, और आज की भी क्लास इसी से रिलेटेड है, लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चन कथन वाइज पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस को अब मैं यहां पे शामिल करने वाला हूं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम इसी पर। तो जब मूल विधि की क्लासेस की बात करते हैं तो मूल विधि की क्लासेस में आज हम कथन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस प्रकार से आपके पास में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस किस लेवल के रहने वाले हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया है। अब बढ़ते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे हैं हम क्लास पर, और क्लास में अब आपको क्या करना है, हमारे साथ में जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के साथ में मैं आपको बता दूं कमेंट जरूर करना है। जब
भी आप यहाँ पे मेरे साथ में जुड़ते हो तो मुझे भी लगता है कि हाँ सर, कोई बच्चा तो है जो हमसे जुड़ा हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। कमेंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप शांति से पढ़ें कमेंट, या फिर आप फालतू के कमेंट करें। कमेंट करने का मतलब होता है कि जब मैं पढ़ाऊं तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट होना भी जरूरी है। आप भले ही इसके केवल आंसर ही दे दें, मुझे इसी से खुशी मिल जाएगी, इसलिए कहता हूं कमेंट जरूर करें। अगर मैं कल की बात करूं तो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जो आंसर दिया है केवल एक व्यक्ति ने दिया, एक ही बच्चे ने आंसर दिया, जिसका जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था वर्मा जी के नाम से। तो वर्मा जी ने आंसर दे दिया था, और मैं यही कहता हूं कि कमेंट में जो जुड़ा हुआ है उसको मैं बिल्कुल बाद में चेक करता हूं, और बाद में जो भी हमारे साथ में इस प्रकार से काम करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत सीरियस है पढ़ाई के लिए, इसीलिए उसने कमेंट किया। और उसने शायद ये सोचा होगा कि कहीं ना कहीं सर मेरा नाम लेंगे, और मैं उसको बता दूं कि हाँ उसका नाम इसलिए लिया गया है कि उसने शायद मेरे जो बात थी वो उसको रखा है, क्योंकि मैंने ही कहा था उससे कमेंट के लिए। बाकी अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। जो साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हरिओम कुशवाहा, निशांत है, गोमती है, यूपी पुलिस है, सभी को गुड आफ्टरनून। अब क्लास पढ़ते हैं। क्लास को पढ़ने के साथ साथ हमें यहाँ पे आपके आंसर भी चाहिए, तो आंसर जरूर देना। क्लास का लास्ट में फीडबैक जरूर देना। आपको अच्छा लगा है तो भी अच्छा बताना, गलत लगा है, खराब लगा है, नहीं समझ में आया तो ये भी आप मुंह पे कह सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बुरा मान के बैठ जाऊंगा, कोने में बैठ के रूठ जाऊंगा, फिर कहूंगा कि यार उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, यूट्यूब पे ऐसे बोल दिया। नहीं भाई, गलत है तो गलत है, नेगेटिव है, अच्छा नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, कल की क्लास में नहीं थी, इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप बाद में देख सकते हैं। आपके लिए सारे ऑप्शंस रहते हैं, लाइव नहीं देख पा रहे हैं बाद में ले सकते हैं, लेकिन जैसे आप लाइव जुड़ गए तो आपने बता दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैंने कहा था कि हम यहाँ पे काम को कथन वाली चीजों को भी लेके आएंगे, जिससे चीजें और अच्छे से समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ पे ये कहता है, यहाँ पे अजय की बात हो रही है और विजय की बात हो रही है। मैं हट जाता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। अजय ने विजय को सड़क पर झगड़े के दौरान एक लोहे की रॉड से मार दिया। भाई झगड़ा हो जाता है कभी कभी, तो कभी कभी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो आसपास में जो चीज दिखती है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो लोहे की रॉड हो, या कुछ भी हो, तो वो सब चीजें क्या है, वो हमारे पास में झगड़े में एक प्रकार से हथियार का काम करने लग जाती हैं। तो यही उसने बोला है कि अजय ने क्या किया, विजय को जो झगड़ा हो रहा था उन दोनों के बीच में, उसमें लोहे की रॉड मार दी। मारने पर क्या होता है, विजय के हाथ की हड्डी टूट जाती है। अब विजय की जब हाथ की हड्डी टूटी तो यही क्वेश्चन पूछा है, क्या उसे सजा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अपराध किया है उसने। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अजय द्वारा की गई उपहति किस श्रेणी में आएगी और विशेष रूप से किस प्रावधान के अंतर्गत आएगी? यानी जो इसने यहाँ पे क्या किया है, जो उपहति की है, जो यहाँ पे कोशिश की है उसे मारने की, हर्ट किया है, तो वो हर्ट किस धारा के अकॉर्डिंग आएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास में सिंपल हर्ट है। सिंपल हर्ट क्या होगा बेटा? सिंपल हर्ट क्या होगा कि आपको ना हल्की चोट दे दी, आपको ना खरोंच दे दी, आपको ना चोट का निशान दे दिया, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया है, उसको सिंपल तरीके से हर्ट किया है। हर्ट तो किया है लेकिन ज्यादा चोट नहीं है, तो इस पर जो सजा होगी वो, यानी ये आपका जो आएगा वो धारा नंबर 115 के तहत आएगा। तो आपसे पूछा जाए ये कौन सी धारा के तहत आएगा, तो बेटा मैं बता चुका हूं, धारा नंबर 115, और ये पढ़ा भी चुका हूं। तो सिंपल उपहति धारा 115। और आपकी घोर उपहति की बात की जाएगी तो घोर उपहति का मतलब होता है ग्रीवियस हर्ट, किसी को बहुत ज्यादा हर्ट करना। हर्ट का मतलब ज्यादा दुखी करना, दुखी करने का मतलब, अब उसने हड्डी तोड़ दी भाई, वो तो दुखी हो गया। अगर उसने विकलांग कर दिया तो दुखी और ज्यादा हो जाएगा। अगर वो दर्द उसने ऐसा दे दिया जो 20 दिन से ज्यादा चल जाता है तो भी क्या है, तो भी आपका हर्ट ज्यादा होगा। भैया 20 दिन तक उससे परेशान रहे। कोई व्यक्ति किसी लड़की पर तेजाब डाल देता है तो क्या है, वो ग्रीवियस हर्ट है, यानी घोर उपहति है। किसी ने किसी व्यक्ति को जहर देने की कोशिश की तो वे भी क्या है, ग्रीवियस हर्ट है। तो बहुत ज्यादा हर्ट करना वो घोर उपहति में आता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण उपहति तो नहीं हो सकता हड्डी का टूटना, लेकिन घोर उपहति ना 3 टाइप से दे रखी है। किसी अस्थि या दांत का भंग या विस्थापन होना, घोर उपहति है स्थायी निर्बलता या किसी अंग या जोड़ का स्थायी लोप है, या घोर उपहति वो है जो गंभीर शारीरिक पीड़ा जो 20 दिन से अधिक समय तक चले। भाई उसने तोड़ा क्या है, उसने हड्डी को तोड़ा है, लेकिन दर्द वही माना जाएगा जो कम से कम 20 दिन चलता हो। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के तहत घोर उपहति वाला जो पार्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और इसके तहत जो सजा मिलेगी वो कौन सी धारा के तहत मिलेगी, तो यहां पे मैं धारा लिख देता हूं कि
धारा नंबर यहीं लिख देता हूं कि घोर उपहति की जो धारा होगी वो धारा नंबर 117 होगी। कौन सी होगी बेटा? 117 होगी। और इस 117 के तहत आपको 7 वर्ष की सजा, यानी उस अपराधी को 7 वर्ष की सजा मिल सकती है, उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आप इस चीज को समझना कि जब उपहति होगी यानी हर्ट होगा, वो हर्ट अगर 20 दिन से कम में है तो सिंपल है, और अगर वो 20 दिन ज्यादा चलता है उसका दर्द, तो वो क्या है? वो आपकी कौन सी है? ग्रीवियस हर्ट है। और ग्रीवियस हर्ट का मतलब है चाहे वो हड्डी टूटी हो, हड्डी 5 दिन में तो जुड़ेगी नहीं, 10 दिन में तो जुड़ेगी नहीं, तो वहां पर दर्द जो रहने वाला है वो 20 दिन से ज्यादा रहने वाला है। अगर आप किसी को यहाँ पे तेजाब डाल देते हो तो तेजाब भी आपका 5-10 दिन में सही होने वाला नहीं है, वो तो जिंदगी भर सही नहीं होने वाला है, तो वो भी क्या है? वो 20 दिन से ज्यादा का दर्द है। अगर आपने यहाँ पे किसी को इतनी चोट पहुंचाई है, इतनी चोट पहुंचाई कि वो 15 दिन तक वो अपने बेड से नहीं उठाए, तो वो 20 दिन से ज्यादा हो गया। तो 20 दिन से ज्यादा का मतलब ऑप्शन नंबर डी, यानी वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। त्रिशा शर्मा नमस्ते, त्रिशा ने आंसर दे दिया आईडी। गोमती का भी आंसर आ चुका है डी। शांत भाई जिद्दी को राधे राधे बोल रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। बेटा आंसर दो। ठीक है? यहाँ के आंसर से ही आपको क्वेश्चंस के आंसर आना स्टार्ट होंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए आया हुआ क्वेश्चंस है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन बेटा आंसर इसीलिए मैं बताता हूं, जब आप मेरे साथ में पढ़ते हैं ना तो मैं आपको चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। और याद रखना, जब आप यहां पे समझने का प्रयास करोगे तभी चीजें आपको आएंगी। अगर आप यहां पे समझने का प्रयास नहीं करोगे तो आपको चीजें उतनी अच्छी तरीके से नहीं आएंगी। फिर आपके मन में आएगा कि सर ने पता नहीं क्या पढ़ाया था। इसलिए कहता हूं सामने वाले का अगर समझना है ना तो आप कम से कम उसे समझने के लिए टाइम दो, और उसे पढ़ने के लिए सामने वाले को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो सामने वाले को तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उसे समझ जाओगे। आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते हो तो आप समझ नहीं पाओगे। आप उसका फिर लास्ट में यही कह के जाओगे कि पता नहीं क्या पढ़ा था, क्योंकि ऑब्जर्व ही नहीं किया। हमने तो बस सामने वाले को देखा, क्वेश्चन देखा, उसने आंसर दिया, बस इतना पढ़ा था, लेकिन वो किस तरीके से समझा रहा है, उसका स्किल क्या है, वो कैसे बताने की कोशिश कर रहा है, ये चीज अगर आपने समझ ली तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी चीजों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। बीएनएस की बात करता है, बीएनएस 2023 की बात करता है। समुदाय सेवा, भाई एक सेवा का मतलब है एक नया परिवर्तन आया बीएनएस में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं 100% आएगा ये क्वेश्चन। समुदाय सेवा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा, किसी भी प्रकार से मिले तो समुदाय सेवा वाला आपको क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि ये बीएनएस का सबसे नया परिवर्तन है। अगर आपसे पूछा जाए बीएनएस का नया परिवर्तन है, ये एक प्रकार से नई क्या है? सजा है, और एक ऐसी सजा है जहां पे आपको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है ये? एक नई सजा है, पनिशमेंट दे रखी है, और ये पनिशमेंट ऐसी है जहां पर क्या हो रहा है? आपको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सुधारने का प्रयास किया जाएगा। आपको यहां पे सुधार के मौके दिए जाएंगे। ठीक है? अब बात करते हैं है क्या। कम्युनिटी सर्विस किस अपराध के लिए एक संभावित दंड के रूप में पेश की गई है? मतलब आपको सुधरना है, ऐसा न्याय जहां पर सुधार की बात की जाएगी, ऐसा न्याय जहां पर आपको यहां पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की बात की जाएगी कि कहीं चलो ठीक है आप ऐसा करो, आपने अपराध कर दिया, ठीक है सफाई कर दो। अब आपने अपराध किया है ना तो ऐसा करो, हम आपको ना जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं हम उसका हिस्सा बना देते हैं, आप उसमें लग जाओ। तो ये एक ऐसी सजा है जहां पर आप सामने वाले को अवेयर कर रहे हो। ये एक ऐसी सजा है जहां पर आप किसी मोहल्ले किसी जगह पर सफाई करने का काम करते हो। ये एक ऐसी सजा है जहां पर आप कहीं ना कहीं समाज के लिए एक ऐसा काम करते हैं जहां पर आपके अंदर भी सुधार की प्रक्रिया होगी, जहां पर आपके अंदर भी सुधार वाली चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कैसे अपराध के लिए दी जाएगा? अब अगर आप मर्डर कर दोगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि सफाई कराओ, ठीक है, ये सजा हो जाएगी। अगर यहां पे चोरी कर ली तो क्या आपको यह कहा जाएगा ठीक है तुमने चोरी कर ली, अब तुम दुनिया को अवेयर कर दो। वो क्या अवेयर करेगा जिसने खुद चोरी कर रखी है? भाई अगर यहाँ पे चोरी अगर यहाँ पे की जाएगी, हत्या यहाँ पे की जाएगी, एक प्रकार से ऐसे अपराध है गंभीर की श्रेणी में रख लेंगे। मानहानि, मानहानि का मतलब है सामने वाले की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। लेकिन उसने ना एक लेख लिखा था, आप उसका बुरा मान गए, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए माफी का हकदार भी है। और अगर वो माफी का हकदार है तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं उसको माफ करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी छोटी सजा दे देते हैं। चलो ठीक है उसने मुझे ना उल्टा सीधा बोल दिया था, ठीक है भैया मैं तुझे माफ करता हूं,
लेकिन अब को वहां पे क्या होता है, उसे सजा जो दी जाएगी वो कैसी दी जाएगी, ठीक है तुम आसपास के मोहल्ले की सफाई कर देना। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे जो हमारे पास में जो गौ सेवा वाला पार्ट है, यानी गौ सेवा की जाए, तो तुम यहाँ पे गौ सेवा करो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। ये सब चीज क्या है, ये उसको सुधार करने के लिए है। इसलिए यहाँ पर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मानहानि का जो अपराध है उसमें समुदाय सेवा का प्रावधान दिया गया है। और आपसे पूछा जाए मानहानि किसमें है, तो मैं कल बता चुका था कि मानहानि धारा 356 में दे रखी है। धारा 356 के तहत मानहानि का अपराध करने पर धारा 356 का क्लॉज नंबर 2 आपको समुदाय सेवा की सजा का प्रावधान भी कर सकता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोहा चाय खा लो, बिल्कुल हाँ जी खा लेंगे। त्रिशा का आंसर सी है, गोमती का आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो बेटा मैं जो बता रहा हूं ना, कल केवल बी आंसर थे, आज यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्या मिल गया है, डी मिला, और सेकंड में सी मिल गया। आज मत कहना कि सर का ऑप्शन नंबर बी ही सही है बस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है, थर्ड कहता है यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता के तहत, भाई आप ना दो लोग मिलकर, गोमती है, त्रिषा है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर ना कोई षड्यंत्र मचा रहे हैं। अब षड्यंत्र रचा इन्होंने, कोई ना कोई इन्होंने कैसा क्या करा, साजिश रची। लेकिन साजिश कैसी रची है, तो साजिश रची है इन्होंने अपराध की। भाई कर मत लेना, एक केवल समझाने के पर्पज से बताया है। यानी दो लोग मिलकर किसी अपराध की योजना बना लें, उसी को हम क्या कहेंगे, आपराधिक षड्यंत्र कहेंगे। अब षड्यंत्र बनाया है, इसका प्रावधान किस धारा में निहित है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से क्या होगा। गोमती ने बताया 61, त्रिषा शर्मा सोचने लगी। भाई सोचना नहीं है, एक केवल बस यहाँ पे ये बात आ रही है कि अगर मान लो दो लोग मिलकर किसी अपराध की योजना बना लें, तो योजना बनानी है किस लिए कहेंगे, वो आपराधिक अपराध करने के लिए कहेंगे। तो किसी की प्लानिंग कर लेना, अवैध कार्य की प्लानिंग कर लेना, ये किस धारा में सजा का प्रावधान करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, आपको पता है कि आईपीसी जो आई थी हमारे पास में, यानी आईपीसी जो थी हमारे पास में, आईपीसी में जो धारा थी इसकी वो 120 थी। क्या थी, धारा नंबर 120 के तहत यहां पे सजा मिलती थी, आपराधिक षड्यंत्र की बात करता था। लेकिन इसकी क्या कर दिया गया है, धारा में परिवर्तन कर दिया गया है। और अगर धारा में परिवर्तन कर दिया गया, भाई साजिश में परिवर्तन तो नहीं हो सकता, जिसे मर्डर करना है वो मर्डर ही करेगा, जिसे यहाँ पे साजिश रचनी है किसी के खिलाफ वो तो साजिश करेगा ही। केवल धारा में परिवर्तन हुआ है क्योंकि यहाँ पे बीएनएस आया है। अब बीएनएस में जो धारा दी है इसका आधा कर दो और आधे में एक जोड़ना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो बीएनएस में जो धारा दी है वो बीएनएस के तहत धारा नंबर 61 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 61 वाला जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धारा 61 होगा, ठीक है। तो आईपीसी में जो धारा 120 ए हुआ करती थी वो बीएनएस में धारा 61 है, जहां पर आप आपराधिक साजिश करते हो, आप षड्यंत्र यहां पे बनाने का प्रयास करते हो, किसी कार्य को करने के लिए, अवैध कार्य को करने की प्लानिंग करते हो, तो आपको यहां पर क्या हो सकती है, आपको भी यहां पे सजा हो सकती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट तो है कि इसकी धारा बदल दी है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। धारा नंबर 61 याद कर लेना। सेक्शन 61, त्रिषा शर्मा 61, तो दोनों ने आंसर दिया है, बहुत सही आंसर दिया है। बेटा एक चीज याद रखना, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अच्छे से कर लेना। इन्हीं क्वेश्चन की मैं बताता हूं कि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर आपकी सीरीज बात की जाएगी तो ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चन है। तो मैं अभी बता रहा हूं कि अभी आपने मेरी जो क्लासेस देखी हैं इनमें से ये 9वीं और 10वीं क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो आपके चैप्टर वाइज थे, लेकिन ये 9वीं 10वीं क्लास में मैंने आपको तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जी सर जरूर, हाँ जी बिल्कुल। आप यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आप एग्जाम देकर आओगे ना, अगर आपने यूपीएसआई का फॉर्म भरा है और एग्जाम देकर आओगे तो आपके चेहरे पर खुशी तब होगी जब आप ये क्वेश्चंस को करके जाओगे। और मैं कहता हूं कि इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, जो मैंने कराए हैं आपके 9वीं और 10वीं क्लास का, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये क्लासेस आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाँ ये बात सही है कि चैप्टर वाइज अगर आपको पढ़ना है तो 1 to 8 वाली क्लास भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या कहता है, एक व्यक्ति चोरी का अपराध कब करता है। भाई चोरी आदमी कब करेगा, मान लो आपके बैग से कोई मोबाइल निकाल ले तो वो चोरी कहलाएगा।
क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके बड़े हैं इसलिए मैं साइड हट जाता हूं कि मान लो कोई आपके बैग से मोबाइल निकाल ले तो चोरी है, लेकिन चोरी किसकी कर पाएगा? क्या वो आपके घर को उठा ले जाएगा? नहीं। क्या करेगा वो आपकी उन चीजों को उठाकर ले जाएगा जो एक ऐसी संपत्ति होगी जो चुराई जा सकती है, यानी जंगम संपत्ति होगी। और जंगम संपत्ति का मतलब है कि वो चल संपत्ति होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि चोरी का अपराध कब करेगा? जब वो सामने क्या देखेगा कि चल संपत्ति है, इसको चुराया जा सकता है, एक जंगम संपत्ति है, इसको चुराया जा सकता है। लेकिन किसको नहीं चुराया जा सकता? तो भाई आपके घर को नहीं चुराया जा सकता, क्योंकि वो क्या है? अचल संपत्ति है। तो चोरी हमेशा चोरी उसी पर होगी जो चल संपत्ति का पार्ट होगा। ठीक है, तो धारा नंबर हमारा पता है कौन सा है, जल्दी से बताइए का आंसर क्या होगा। गोमती का आंसर बी आ चुका है। बेटा पढ़ो, आंसर बताओ क्या होगा इसका। मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ा हूं, कोने पे खड़ा हूं, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। ये जो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, आंसर नहीं देते हैं ना, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं केवल आंसर क्लास को देख के चले जाते हैं और बाद में ये कहते हैं कि मुझे आंसर आया ही नहीं। वो इसलिए नहीं आया कि आपने ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पे कहूं कि जब वह किसी व्यक्ति को नुकसान के भय में डालकर उसे कोई संपत्ति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, ये क्या कर रहा है ना, ये भय में डाल रहा है। और मैं बता चुका हूं, जब आपको किसी का डर होगा तो डर का मतलब है कि वो आपके साथ जबरन वसूली करेगा। क्या करेगा? वो जबरन वसूली करेगा, यानी यहां पे वो वसूली भाई बन जाएगा। और जबरन वसूली वाला पार्ट बेटा आपका कौन सी धारा में है? तो मैं बता चुका हूं इसको, धारा नंबर 308 में। किस में है? धारा नंबर 308 में है। और ये धारा नंबर 308 की अगर बात की जाएगी, यहां पर उद्दापन की बात करता है, यहां पर एक्सटॉर्शन की बात करता है, यहां पर जबरन वसूली की बात करता है, जहां पर वो आपको भय दिखाकर आपसे कोई चीज ले लेता है। ठीक है, बी क्या कहता है? जब वह किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेता है। तो भाई मैं क्या बता रहा हूं अभी आपसे, क्या वो कोई चोरी करने वाला सहमति लेगा? भाई किसी की सहमति लेकर चोरी की जाएगी? नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मुझे सही लगा। अब कहता है उसके कब्जे से, तो कब्जे का मतलब संपत्ति मेरी है तो मेरा ही तो कब्जा होगा। तो इसलिए क्या है? कब्जा है, कब्जे से कोई जंगम संपत्ति, यानी कोई ऐसी संपत्ति जो चल संपत्ति है, जैसे चुराया जा सकता है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका पर्स हो, चाहे वो आपका यहां पे पैसा हो। तो ये भी बात सही है, लेकिन बेईमानी कर रहा है, बिल्कुल बेईमानी से ही तो चुराएगा। क्या ईमानदारी से चुराएगा? नहीं, बेईमानी के लिए चुराएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मुझे बहुत परफेक्ट लगता है, इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब वह किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से कोई भी जंगम संपत्ति की बेईमानी करता है तो वो चोरी कहलाती है। चोरी हमेशा जंगम पर होगी, चोरी हमेशा चल संपत्ति पे होगी। और यूपीएसआई का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो चोरी का है, यानी जब भी चोरी की बात आएगी तो यूपीएसआई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी धारा कौन सी होगी, तो मैं धारा बता देता हूं कि धारा नंबर 303 के तहत चोरी का अपराध यहां पे घोषित किया जाता है। तो चोरी की डेफिनेशन देखनी है, चोरी की सजा देखनी है तो धारा नंबर 303, और अगर वसूली करता है कोई तो जबरन वसूली करेगा तो धारा नंबर 308। और सी क्या कहता है? किसी व्यक्ति को धोखा देकर आप धोखाधड़ी कर रहे हो तो ये धोखाधड़ी का पार्ट है बेटा, और धोखाधड़ी आपकी धारा नंबर 318 का पार्ट है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि जब वह बिना अनुमति के किसी अचल संपत्ति पर सब कब्जा कर लेता है। बेटा अचल संपत्ति पर कब्जा कैसे करेगा? अचल संपत्ति की चोरी हो नहीं सकती है, तो अचल संपत्ति पर यहां पे चोरी होगी नहीं। हमसे तो चोरी का पूछा गया था, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ जी, बी सही है। तुषार शर्मा का भी बी आ गया है। तो अब जो बता रहे हैं वो बी आंसर है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बेटा एक चीज मैं बता दूं, एक बार शेयर कर दो, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या कहता है 5? अब 5 क्या कहता है? मान लो आपका कोई दोस्त है और दोस्त आपसे बोल दे कि बेटा ऐसा कर, उसे मार दे, और आप मार देते हो, तो अपराधी कौन हुआ? मारने वाला या आपका वो दोस्त
जिसने आपको उकसाया था, तो आपके माइंड में आएगा कि उकसाने वाला तो बच जाना चाहिए, मैंने उसे मार दिया है तो कहीं ना कहीं मैं दोषी हूं। बेटा यही आपकी गलती है। बीएनएस में दोनों का प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति को कोई भी प्रेरित करता है, उकसाता है, तो वो भी दोषी होगा जितना अपराध करने वाला दोषी है। इसलिए यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हत्या और आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है के बीच अंतर करने वाला मुख्य बिंदु क्या है। ये तो कोई और क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे हत्या और आपराधिक मानववध का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो वो शायद उकसाने वाला क्वेश्चन हट गया है, मुझे लगा यही उकसाने वाला। चलो आपराधिक और हत्या की बात करते हैं। तो आपको पता है आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड की जब बात की जाएगी, तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है कि आपने किसी की जो हत्या की है वो गैर इरादतन की है, आपका इरादा नहीं था उसे मारने का, आप वहां से हट रहे थे लेकिन वो आपके बीच में आ गया और आपका हल्का सा धक्का लग गया, इसकी वजह से क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये गैर इरादतन हत्या है। ये मानववध तो है लेकिन गैर इरादे से, आपका इरादा नहीं था, आपका इंटेंशन नहीं था, आपकी सिचुएशन यहां पे बताएगी कि आपने क्या किया है, मर्डर किया है कि नहीं किया है। तो धारा नंबर 100 यहां पर काम करेगी जब कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन वास्तव में होमिसाइड कर दिया तो, आपने मर्डर कर दिया तो, मर्डर करने की जो आपकी बात की जाएगी, तो होमिसाइड जो है एक इंसान दूसरे इंसान को किसी कारण से मार देता है, इरादा उसका इरादा ही उसका मारने का था, तो होमिसाइड जो है वो धारा नंबर 101 के तहत आपकी आएगी। तो धारा नंबर 100 गैर इरादतन हत्या, धारा नंबर 101 कहता है केवल मानव वध, मृत्यु का कारण कुछ कोई भी हो सकता है। तो मृत्यु का जब कारण है उसके पास में, तो हम यहां पे क्या कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो वो यहां पे क्या होगा, दोषी होगा। लेकिन कारण का मतलब क्या है कि आपका इंटेंशन क्या था। कभी भी होमिसाइड जो होगा, कभी भी किसी की मृत्यु जो होगी, कोई भी अपराध जो होगा, वो व्यक्ति की इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि उसका इरादा था कि नहीं था। व्यक्ति की परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, उसे सेल्फ डिफेंस करना था या उसने जानबूझ के मार दिया। तो कौन दोषी होगा कौन नहीं होगा, यह हर मौत पर इरादा बताता है, परिस्थिति बताती है। और याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिशा का आंसर आ चुका है, एएसपी का आंसर आ चुका है। कंफ्यूजन क्या है, कारण है लेकिन कारण तो आपका होमिसाइड में है ना, कारण केवल आपके पास में होमिसाइड में है। कि कारण क्या कह रहा हूं मैं, कि कारण यह है कि वो मुझे मारने आया था, इसलिए मैंने ना सेल्फ डिफेंस कर कर उसे मार दिया। वो मुझे मारने नहीं आया था, मैं मारना चाहता था। तो क्या था, ये मेरा कारण था कि उसने मेरा ये किया है इसलिए मैंने उसे मार दिया, उसने मेरी चीजें ली थी इसलिए मैंने उसे मार दिया, उसने मेरे यहाँ पे कब्जा किया था मैंने उसे मार दिया। ये क्या है, ये जानबूझकर मारना है। तो कहीं ना कहीं एक हत्या है गैर इरादे से, एक हत्या है इरादे की वजह से, यानी दोनों में कहीं ना कहीं इंटेंशन मैटर करता है, कहीं ना कहीं परिस्थिति मैटर करती है। अपराधी का इरादा क्या था, अपराधी उसे मारना चाहता था कि नहीं मारना चाहता था, अपराधी ने उसे जानबूझकर मारा कि सेल्फ डिफेंस में मारा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि धारा नंबर 100 ये कहती है कि कल्पेबल होमिसाइड है और धारा नंबर 101 कहती है कि हां आपने उसे मारा है, होमिसाइड है, ये मर्डर है। और इसके लिए अगर आपको सजा मिलेगी तो धारा 103 के तहत आपको मर्डर की सजा मिलती है, हत्या की सजा मिलती है। ठीक है, तो हत्या की बात अगर की जाएगी तो हत्या की डेफिनेशन देता है 101 और 100, और आपको हत्या की सजा देखी जाएगी तो आपको 103 के तहत सजा दी जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, ये बता दो, जल्दी से बता दो कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो हम बढ़ते हैं अगले पर, अगले आपके टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर। तो आप बता दीजिए जल्दी से, क्या आपका आपका इरादा क्या है, क्लास को लिया जाए कि नहीं लिया जाए, ये कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए कि होमिसाइड होना चाहिए। यहां पर हम यहां पे एग्जाम को मार दें यानी इस क्लास को खत्म करके, या इसको चलाया जाए, जल्दी से बताओ। बिल्कुल हाँ जी, चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे। ये मुझे लगता है दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, हत्या और आपराधिक महत्व के अंतर करने वाला मुख्य बिंदु क्या है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेम ही है यहाँ पे, इसलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
अब आता है आत्मरक्षा का अधिकार। भाई सभी को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं कि आप यहाँ पे आत्मरक्षा कर पाए, आप अपना यहाँ पे डिफेंस कर पाए, तो सेल्फ डिफेंस की बात की जाएगी, प्राइवेट डिफेंस की बात की जा रही है। तो यही पूछा गया है कि बीएनएस 2023 के तहत आत्मरक्षा का जो अधिकार आपको मिला हुआ है, ये सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार मिला हुआ है, ये उपलब्ध कब नहीं होगा। इसका मतलब आत्मरक्षा का अधिकार आपको मिला है, लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो उपलब्धि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वहां, ऐसा आया, कोई व्यक्ति आया, आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस में मैंने उसे कूट दिया, सेल्फ डिफेंस में मैंने उसे मार दिया, लेकिन वो व्यक्ति कौन था ये उस पर भी डिपेंड करेगा। क्या वो हमलावर था, क्या वो आपको मारने आया था, क्या आपको उससे खतरा था, क्या यहां पर वो व्यक्ति आपके यहां से मारकर भाग रहा था। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये परिस्थितियां बताती हैं कि आप आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करोगे कि नहीं कर पाओगे। यानी जब तक खतरा मौजूद है, जब तक आपके पास में खतरा है, तब तक आप आत्मरक्षा का अधिकार देखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास से हट जाता है, दूर चला जाता है, तब आपके पास में आत्मरक्षा का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए की। सी बताया है त्रिशा ने, गोमती बता रही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं। यदि हमला सार्वजनिक सेवक द्वारा किया गया हो और वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो। अरे भाई आंसर तो यही है। कैसे? कह रहा है सार्वजनिक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। और पब्लिक सर्वेंट कौन है? पब्लिक सर्वेंट जो है वो पुलिस। अगर कोई लोक सेवक आपके पास में आकर आपको खींचकर घर से लेके जा रहा है, भाई आपको पुलिस पकड़ने आई, आप कह दो पुलिस मुझे कूटने जा रही थी और मैंने क्या किया, अपनी आत्मरक्षा में पुलिस को ही कूट दिया। भाई ये क्या है? इसमें आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोक सेवक है, वो पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है। और वो अगर अपनी ड्यूटी का पालन करेगा तो आप पर सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं होगा, सेल्फ डिफेंस का अधिकार यहां पे खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहां पर सही हो जाएगा। डी के बी क्या कहता है? हमले से मृत्यु या घोर उपाहति का उचित भय उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पे भय का मतलब है, अगर वो भय है, अगर आपको किसी से खतरा है तो आपको आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर आपका भय नहीं है तो आपको आत्मरक्षा करने का अधिकार नहीं है। अगर यदि हमलावर बिना हथियार के हो, भैया हथियार के हो, चाहे वो हथियार ना लेके आओ, चाहे वो लेके आए, अगर वो यहां से मुझे मुक्के मुक्के मार के कूट दे तो भाई वो मुझे मारने ही आया था, जरूरी थोड़ी ना उसके पास में हथियार हो, वो दे दे लग जाए मेरे को और फिर कहेंगे यार मैंने तो अपनी डिफेंस कर नहीं पाई। क्यों? मेरे पास तो डिफेंस का अधिकार ही खत्म हो गया, क्योंकि हथियार ही नहीं था उस पर। भाई हथियार नहीं था लेकिन खतरा तो था, वो मार तो तब भी रहा था ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। कहें वो बिना हथियार के भी आए और आपको कूट रहा है, आपको मारने की धमकी दे रहा है, आपको मार रहा है, तो आप पर आत्मरक्षा का अधिकार लागू होता है। डी कहता है यदि हमलावर भाग रहा हो। हाँ जी ये बात सही है, कहीं ना कहीं 100% सही हो सकता है। यदि हमलावर भाग रहा हो, हमलावर भाग गया ना, फिर आपका डर खत्म हो गया। लेकिन 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 भाई यहां पर हमलावर भाग किससे रहा है? पुलिस से बच के भाग रहा है कि आपसे बच के भाग रहा है? यहां पे कंडीशंस लागू हो जाती हैं। इसलिए आपका 100% जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, डिफेंस नहीं है आपके पास, ये तो भाई गलत बात कर रहे हो आप लोग। क्यों नहीं है मेरे पास में डिफेंस? मेरे पास में है डिफेंस। ठीक है, मेरे पास में भी आत्मरक्षा का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कल आके कूट दो, यार सर क्वेश्चन नहीं आता, दे दे लग जाओ, हट कूट जाओगे फिर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाँ जी पुलिस वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बीएनएस 2023 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करना या युद्ध छेड़ने का दुष्प्रेरण करना, इससे संबंधित प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? यानी कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए तो, अब सरकार के खिलाफ खड़ा होना अलग चीज है। अब सरकार के खिलाफ आप असंतोष पैदा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने क्या कर दिया, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। आप ना कह रहे मैं लड़ने जाऊंगा, आप सबसे युद्ध छेड़ने निकल जाते हो, यानी वहां पे आप दंगा करने की स्थिति पैदा कर देते हो, या आप दंगा करने की स्थिति पैदा करते हो, दंगा कर देते हो, दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसा देते हो, तो आप पर कार्रवाई किसके तहत होगी? यहाँ पे आप यहाँ पे राष्ट्रीय एकता अखंडता को यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप एकता और अखंडता को यहां पर एक प्रकार से
धूमिल करने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए आप पर भी यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पर अपराध घोषित होगा। ठीक है, धारा 147 बताया गोमती ने, तो बहुत सही बताया है। धारा जो 147 है 147, ये 147 जो है ये इसके तहत आपको मौत या आजीवन कारावास का और या फिर जुर्माना देना हो सकता है। आपको अगर सरकार के खिलाफ युद्ध करना है, अगर आप सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ते हो, युद्ध छेड़ने की कोशिश करते हो या किसी को उकसाते हो, तो इसके तहत आपको या तो आजीवन कारावास दे दिया जाएगा या फिर इसमें मौत की सजा भी है। तो आप यहाँ पे सोच लेना, भाई सरकार के खिलाफ नहीं बोलना अलग है, युद्ध छेड़ने की बात की जा रही है। मतलब आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ, चलो ठीक है आप लड़ने चलेंगे, तो आप युद्ध के लिए आदमी को इकट्ठा करें, आप युद्ध के लिए हथियार को इकट्ठा करें, तो आपको 149 के तहत सजा होगी। यहां पे क्या है, आदमी या फिर हथियार इकट्ठा करना। ठीक है, आपने क्या किया, आदमी इकट्ठे किए और यहां पर आदमी के अलावा हथियार इकट्ठे किए, किसके लिए, युद्ध के लिए। किसके साथ युद्ध करना है, तो युद्ध करना है हमें सरकार के साथ में, इसलिए हम यहाँ पे हथियार इकट्ठा कर रहे थे, तो 149 के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन आप युद्ध कर रहे हो तो 147 के तहत आपका कार्रवाई होगी। बाकी 144 क्या कहता है, तस्करी किए गए बच्चे के साथ में आप यौन शोषण करते हैं। आपने कोई बच्चा खरीदा है, आपने कोई बच्चा बेचा है, वो किस वजह से बेचा है, कि उसका यौन शोषण किया जा सके, तो वो आपको 144 के तहत अपराधी घोषित करेगा। अगर आप यहां पे किसी की गुलामी कर रहे हो, आप गुलामी करने के लिए किसी का आयात करते हो, किसी को खरीदते हो, बेचते हो, तस्करी करते हो, तो 145 के तहत अपराध होगा। और आप यहां पे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराने का प्रयास करते हो, अगर उससे अवैध श्रम कराने का प्रयास करते हो, उसे मजबूर करते हो, तो 146 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है सर जी, हम तो बचपन में यही करते थे, किस चीज क्या करते थे ये तो बता दो। प्रशांत जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, भाई प्रशांत शर्मा, प्रशांत कुमार, क्या करते थे ये तो बता दो। मैं तो ये पढ़ ही नहीं पाया क्या चल रहा था, बचपन में करते थे, हद है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये जो है ना हमारी बीएनएस में रखा ही नहीं गया है, यानी आईपीसी में इसका प्रावधान था, बीएनएस में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। और यही बात आपकी यहां पर स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 9 में। बीएनएस 2023 के तहत व्यभिचार क्या होता है, एडल्ट्री के अपराध को किस रूप में पुनः परिभाषित या प्रतिस्थापित किया गया। यानी व्यभिचार का मतलब क्या है, अब आप इसको समझना। ये हमारे आईपीसी में दे रखा था, किस में दे रखा था बेटा, याद रखना ये आईपीसी में था। और आईपीसी में जो धारा थी इसके लिए ना, आईपीसी की धारा नंबर 497 में था, और व्यभिचार की परिभाषा देता है आपका आईपीसी 497। अब मान लो कोई व्यक्ति है किसी विवाहित महिला के साथ में उसकी इच्छा के अनुसार क्या करता है, यौन संबंध बनाता है। ठीक है, यानी उसके साथ में सेक्स करता है, तो कोई विवाहित व्यक्ति हो, चाहे वो लड़का हो या फिर यहां पे कोई भी विवाहित लड़की हो, वो किसी भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में यहां पे क्या बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है, ये व्यभिचार के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है, ये एडल्ट्री के खिलाफ है। यानी ठीक है, अब आपसे यहां पे पूछा जाए कि आंसर क्या हो सकता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें था क्या, इसमें कभी भी किसी भी महिला को अपराधी नहीं माना गया है। इस व्यभिचार में किसी भी महिला को अपराधी नहीं माना जाता था, इसमें हमेशा महिला को विक्टिम माना गया है, चाहे महिला शादीशुदा हो चाहे वो पुरुष शादीशुदा हो। वह यहां पर केवल अगर दंड जो मिलेगा वो केवल पुरुष को मिलेगा। इसी वजह से क्या था, ये समानता की बात नहीं कर रही थी, और ये जो था सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। ठीक है, क्या किया था, इसे असंवैधानिक घोषित किया। तो अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। सॉरी गुरुजी, भूल रहे हैं हम, बेटा भूलना नहीं है, यही तो चीज है। तो यहां पे क्या था, कोई शादीशुदा लड़का हो किसी शादीशुदा लड़की से संबंध बना ले, कोई शादीशुदा लड़का किसी कुंवारी लड़की से संबंध बना ले, कोई कुंवारा लड़का शादीशुदा लड़की से संबंध बना ले, यानी किसी भी प्रकार से यहाँ पे
संबंध बनाया जाता है तो ये व्यभिचार का जो केस होगा वो हमेशा लड़के पर होगा। यहां पर लड़की केवल विक्टिम है, लड़की केवल भ्रमित माना जाएगा, लड़का यहां पे दोषी होगा। और इसी वजह से इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, और असंवैधानिक घोषित करने के कारण यहां पे इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आ जाएगा, और इसे बीएनएस में नहीं रखा गया है, ये याद रखना, ये बीएनएस में नहीं है, ये आपका केवल आईपीसी में हुआ करता था। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहां पे हमारे साथ में कमांडो की एंट्री हो चुकी है, और कमांडो हमारे साथ में नए स्टूडेंट के साथ में बड़े हैं, तो भाई आपका स्वागत है। और जो साथी हमारे साथ में सुने, भाई सिंगल हो तो क्या हुआ, यहाँ पे डबल थोड़ी ना बात की जा रही है, यहाँ पे कोई मिंगल थोड़ी बनाए जाते हैं, यहाँ पे पुलिस बनाया जाता है, यहाँ पे यूपीएसआई की तैयारी होती है, यहाँ पे किसी की शादी नहीं कराई जा रही है, ठीक है। तो सिंगल हो या डबल हो, यहाँ पे क्या है, नए हो, नया ठीक है, लेकिन पढ़ाई के लिए हो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। लो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, फिर मुझे हटना पड़ेगा। एक व्यक्ति जबरन वसूली का अपराध करता है, मतलब आगे आप वसूली भाई आ जाते हैं और वसूली भाई आपसे क्या करते हैं, आपको धमकाकर पैसे ले जाने की बात करते हैं। इसे आप क्या कहोगे, इसे आप चोरी कहोगे, नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, जबरन वसूली कहेंगे, इसे हम उद्दापन कहेंगे, इसे हम एक्सटॉर्शन कहेंगे। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, इन चारों में से एक्सटॉर्शन का एग्जाम्पल क्या है, या अपराध ये कब होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा। सर जी कैसे कैसे लोग हैं, बढ़िया बढ़िया लोग हैं, क्या करे, वो शादी करने आया था, वो कह रहा है यहाँ पे सिंगल हूँ, यहाँ पे यार एक प्रकार से कुंडली बांट रहा है वो तो अपनी अपनी है। क्यों भाई कमांडो एंट्री। यहां पे बात आ जाती है बेटा, जब मैं आपको यहां पे तीन चीजें बताता हूं, क्या बताता हूं, कि चोरी क्या कभी सहमति से की जाएगी। अगर आपसे मैं ये कहूं कि क्या है, मान लो एक तरफ मैंने लिख दिया चोरी, और एक तरफ मैं लिख देता हूं जबरन वसूली, ठीक है, मैंने दोनों यहां पे दोनों को बताने का प्रयास किया है। अब आपको कहूं क्या चोरी सहमति से होगी, भाई मैं आपका यहां पे चोरी करने आ रहा हूं, क्या वो सहमति से होगी, या दिल विल चुराने की बात अलग है, वो सहमति से हो सकता है, लेकिन नॉर्मल आप चोरी करने की बात करेंगे तो मुझे लगता है यहां पे चोरी सहमति से नहीं होगी। तो यहां पर सहमति की अगर बात की जाएगी तो सहमति से चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन वसूली हो सकती है। वसूली कैसे, भाई डर दिखाकर, आपको डराकर कि भाई मैं तुझे कूट दूंगा मुझे पैसा चाहिए, आपको बंदूक की नोक पर कहे कि भाई मैं तुझे मार दूंगा मुझे पैसा दे, तो क्या होगा, ये डर के कारण आप सहमति से पैसा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपकी वसूली कहलाएगी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये डर के कारण आपने यहां पे क्या किया, पैसा दिया है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, तरीका इसका क्या होगा, चोरी कभी भी आपको बताकर थोड़ी ना आएगा, चोरी करेगा वो आपसे छिपकर, क्या करेगा, वो हमेशा छिप कर करेगा, आपसे चाहेगा ही नहीं कि आपको पता भी चले। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे जबरन वसूली कैसे की जाएगी, धमकी से, यहां पे छिपेगा नहीं, सामने आएगा, फेस टू फेस आएगा, कहेगा, धमकी देगा, और नहीं पैसा दे नहीं तो आपको नुकसान कर देगा, पैसा दे नहीं तो मैं मार दूंगा, ये सब चीजें होंगी, तब आप उसे क्या कहेंगे, जबरन वसूली कहेंगे। अब आप आंसर दो, ऑप्शन के पढ़ते हैं हम। कमांडो ने बता दिया है, नेक्स्ट बेटा रुक जा, हो गया, अभी मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन है रे बाबा, लेकिन तुम्हें कोई जानता है क्या भाई, अगर यहाँ पे पहचान वाले होते तो भी ना जानते, हम लोग पहचान वाले को तो पहचानते नहीं है, तुम्हें क्या पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है, जब वह किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, भाई ये धोखा दे रहा है ना, तो ये क्या जबरन वसूली है, नहीं धोखा है, इसे धोखाधड़ी का अपराध कहेंगे, ये क्या है, धोखाधड़ी है। और ए ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि धोखाधड़ी जो है वो धारा नंबर 318 का पार्ट है, ये आपका जबरन वसूली का पार्ट नहीं है, इसलिए ए गलत हो जाएगा। बी क्या कहता है, किसी व्यक्ति को नुकसान के भय में डालकर उसे कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करना। जब यहां पे मैंने क्या बताया, किसी व्यक्ति को नुकसान करना है, यानी उसको भय दिखाना है, कैसे भय, कि मैं मार दूंगा, मारना नुकसान है, और मारने के लिए बोलना आपका डर है, भय है, और भय की वजह से आप उसे क्या देते हैं, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देने का कारण बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो जबरन वसूली का पार्ट हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। सी कहता है, बिना जब वह किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से कोई जंगम संपत्ति लेता है, तो मैं बता चुका हूं, कब्जे के सहमति के बिना ले रहा है,
और क्या कर रहा है, आपकी ऐसी संपत्ति ले रहा है जो चल संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, तो वो चोरी है। तो सी ऑप्शन आपका किसका है, ये चोरी का ऑप्शन है। ठीक है, अब आप यहां पे क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कितने लोगों ने बी बताया है, ये त्रिशा शर्मा का आंसर है, और इसी के साथ में यहाँ पे गोमती ने भी बी बताया है। तो सब लोगों का अब ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। ठीक है, तो बी आपका आई एम गलत। हाँ जी बिल्कुल भाई, यहाँ पे सिंगल विंगल की बात करोगे तो गलत है ना। आप यहाँ पे जब यहाँ पढ़ने आए हो तो पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, तब चीजें समझ में आएंगी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11, भाई अलोन नहीं हो, अपने वाले को लेके आ जाओ यहाँ पे। अपने वाले, अपने जो भी है बाला या वाली जो भी है तुम्हारा, उसको लेके आ जाओ। उसके साथ में यहाँ पे यही बातें करते रहना कि अपनी चैट करते रहना, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं यार। चलो, बीएनएस 2023 के तहत यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल करता है, तथ्य की भूल के कारण कोई अपराध करता है, तो उसे क्षमा किया जा सकता है। मान लो तथ्य की भूल कैसे हो सकती है, मैं कहूं कोई पुलिसकर्मी आया ना, वो निर्दोष को उठा के ले गया, निर्दोष को, उसे पता नहीं था कि अपराधी वही है, नहीं अपराधी वो नहीं है, तो क्या करता है, उसको उठा के ले गया। यानी किसी पुलिस वाले को अगर ये नहीं पता है कि वो अपराधी है या नहीं, और वो उसको उठाकर लेके जाता है और वो निर्दोष निकलता है, तो कहीं ना कहीं इसे हम क्या कहेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहेंगे। यानी उसके जो फैक्ट थे उसमें मिस्टेक हो गई, उसको जो तथ्य मिले थे उस तथ्य के अकॉर्डिंग उस पर भूल हो गई। तो किसी तथ्य के बारे में गलत विश्वास होना, ये हमारा तथ्य की भूल कहलाता है। और अगर कानून की भूल कर दे तो कानून की भूल अपराध ही है बेटा। कानून की भूल अगर हो जाए, कह दे कि भाई मुझे, सबको पता है कि चोरी करना बुरी आदत है, चोरी करना अपराध है, लेकिन फिर भी वो चोरी करे और कह दे मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं था कि चोरी अपराध है, तो क्या है, कानून के बारे में अज्ञानता है। और ये कानून की भूल करना ये अपराध है, और अपराध कभी भी ये वाला क्षमा योग्य नहीं है, इसमें आपको माफी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, तथ्य की भूल करते हो, जो कि होना स्वाभाविक है, कि अगर किसी को उठाकर लाए थे वो आपका अपराधी नहीं था, तो ये क्या है, ये तथ्य की भूल है। कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो तथ्य की भूल से किया गया हो। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, केवल तभी जब भूल कानून की भूल हो, तो कानून की भूल पे आपको माफी नहीं मिलती है। यदि भूल सद्भावना पूर्वक की गई हो और उसे तथ्य की भूल का उचित विश्वास हो, सद्भावना का मतलब उसे नहीं पता था, वो एक उसको पकड़ के लेके आया था, और यहां पर क्या हो जाता है कि उसकी भूल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगर सद्भावना के साथ में किया गया है, अगर वो दुर्भावना की वजह से करता, नहीं, वो दोषी हो चाहे निर्दोष हो, मैं इसे पकड़ के ले जाऊंगा, तो वो यहां पर अपराध है। भावना पता करती है आपकी इंटेंशन क्या है सामने वाले को पकड़ने की, तब यहां पे पता चलेगा कि तथ्य की भूल है या नहीं है। ठीक है, हिमांशु कुमार का आंसर सी है, गलत है बेटा। कमांडो एंट्री ने कहा है ए होगा का, गलत है बेटा। कमांडो वाले आपके तो सारे ही गलत जा रहे हैं। गोमती ने कंफ्यूजन कर दिया है, और त्रिशा शर्मा सोच रही हैं गलत हो गया तुम्हारा आते ही, और मानसू का आंसर भी, चलो आपके सबके आंसर आगे। केवल तभी जब भूल कानून की भूल होगा बेटा। कानून की भूल, कानून के बारे में अज्ञानता कहना कि मुझे नहीं पता था कि मर्डर करना अपराध है, मुझे नहीं पता है कि मर्डर से हमको सजा मिल सकती है, मैं भूल गया था कानून को, अपराध है भैया, इसमें आपको क्षमा नहीं मिलेगी, इसमें सजा ही मिलेगी। तथ्य की भूल वो है कि आप कुछ कर रहे थे, यार सॉरी गलती से हो गया, भाई गलती से मर्डर थोड़ी हो सकता है, गलती से बस या पैर लग सकता है, गलती से आपको किसी और को मार रहे थे तुम्हें लग गया है, तो ये तथ्य की भूल है। या पुलिस वाला आपको उठा के ले गया, ये तथ्य की भूल है। लेकिन फालतू में उसको मर्डर करके आगे कह दे यार गलती से हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12, क्या कहता है, डकैती की बात कर रहा है, डकैती। अब यहां पे डकैती के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डकैती का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों को शामिल होना आवश्यक है, मतलब कितने व्यक्ति होंगे उन्हें डकैती कहा जाएगा। सीधी बात यह है कि हम कितने व्यक्ति को, अगर कोई कितना ग्रुप आता है, कितने व्यक्ति आते हैं, उनको हम डकैत कहेंगे। क्या कोई एक व्यक्ति डकैत हो सकता है? क्या केवल गब्बर जो था वो अकेला डकैत था? क्या वो हमेशा अकेला आता था? नहीं भाई, अकेला व्यक्ति केवल लूट कर सकता है, ये याद रखना। अगर व्यक्ति अकेला है और अकेला व्यक्ति आपको बंदूक की नोक पर
कोई भी व्यक्ति संपत्ति लेकर चला जाता है, अकेला व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, बल की वजह से या डर की वजह से आपसे क्या ले जाता है, संपत्ति ले जाता है, तो संपत्ति ले जाने पर आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, यानी वो व्यक्ति कौन होगा, वो लुटेरा होगा, वो लूट होगी। यहाँ पर वो लूट का आपका क्या होगा, लूट का अपराध होगा, और लूट का अपराध धारा 309 के तहत अपराध घोषित किया जाता है। लेकिन अगर वहां पर व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाए, 5 से ज्यादा हो जाए, 5 या 5 से ज्यादा हो जाए, तब वो लूट नहीं होती है, तब उसे डकैती कहते हैं। ये याद रखना, जब व्यक्ति की संख्या 5 से ज्यादा हो जाए, 5 या उससे भी ज्यादा हो जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, यानी गब्बर अपने सांवा के साथ में कालिया वगैरह सबको उठा के ले आए और वो 5 से ऊपर हो जाए, तब उसे डकैती कहेंगे और ये 310 के तहत अपराध माना जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम 310 की बात करेंगे तो 310 का मतलब है कि धारा 310 के तहत वो डकैती है, और जब पुलिस 309 की बात करेंगे तो धारा 309 के तहत वो क्या है, लूट है। तो लूट और डकैती में ये फर्क होता है, रॉबरी और डकैती दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है बेटा। हाँ, कमांडो एंट्री 2%, 2% नहीं होगा बेटा, 2 से अधिक थोड़ी ना है। डकैती कोई 2 से ज्यादा व्यक्ति थोड़ी करेंगे, 2 से अधिक व्यक्ति षड्यंत्र कर सकते हैं, 2 व्यक्ति षड्यंत्र कर सकते हैं, एक अकेला व्यक्ति षड्यंत्र नहीं करेगा, 2 व्यक्ति षड्यंत्र करेंगे, उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। ये मैं बता चुका हूं, पहले भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। अब आता है प्रयत्न। भाई आपने अपराध करने की ना कोशिश की, आप ना अपराध करने की ना कोशिश कर रहे हो, आप चोरी करने के लिए कोशिश कर रहे हो लेकिन हुआ नहीं है, आप मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मर्डर किया नहीं है, आप बैंक का ताला तोड़कर वहां से चोरी करने का प्रयास कर रहे हो, वहां पे लूट करने का प्रयास कर रहे हो, तो बैंक का ताला तोड़ने की कोशिश पर ही आपको पकड़ लिया, आपको दबोच लिया, अपराध हुआ नहीं है। तो अपराध करने की कोशिश लेकिन नहीं अपराध हुआ ना हो, तो वो आपका अपराध का प्रयत्न कहलाता है, अटेम्प्ट कहलाता है। तो आपने कई बार सुना होगा अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर करने का प्रयास और मर्डर करना दोनों आपके अलग अलग टर्म हैं। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि बीएनएस 2023 के अनुसार प्रयत्न के अपराध के लिए दंड किस धारा में दिया गया है। जब अपराध को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, यानी उस व्यक्ति ने अपराध को पूरा किया नहीं है, वो यहां पे अपराध करने जा रहा था, आपने उसे बीच में ही धर लिया, आपने वहां पे क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया, लेकिन अपराध हो नहीं पाया, तब भी उसे सजा मिलेगी, लेकिन किसके तहत मिलेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे भूल गई हैं गोमती, त्रिषा कह रही है डी करेक्ट होगा, हिमांशु कह रहे हैं सी है, कमांडो कह रहे हैं नेक्स्ट फेंक दो, त्रिषा कह रही है सी है। ठीक है, सी होगा, देखते हैं चेक करते हैं क्या होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे देखो, अपराधी की बात की जाएगी, अपराध यहाँ पे करने जा रहा है, यदि प्रयत्न करने की कोशिश कर रहा है, तो इंटेंशन क्या था, सबसे पहले यही देखा जाता है बेटा, अपराधी का इंटेंशन क्या है, अपराधी क्या करने जा रहा है, अपराध का मन बना रहा है। इंटेंशन क्या है, अपराध का मन बनाना। क्या अपराध का मन बनाना अपराध है? भाई मैं अपराध करना चाहता हूं लेकिन मैंने अभी किया नहीं है, इंटेंशन है मेरा, क्या इसके लिए दंड मिलेगा? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, इंटेंशन के बाद में यहां पे तैयारी की बात की जाती है, प्रिपरेशन की बात की जाती है। अपराध की उसने तैयारी कर ली, उसने ना हथियार वथियार सब तैयार करके बैठ गया है, क्या तैयारी करना अपराध है? नहीं है बेटा, जब तक यहां पे क्या नहीं होगा, जब तक वो अपराध की शुरुआत ना कर दे। तो आप आते हैं प्रयत्न पर, अब उसने अपराध की शुरुआत कर दी है, क्या है, अपराध की शुरुआत कर दी, और अपराध की शुरुआत करने का मतलब है कि फिर भी अपराध हुआ नहीं है, शुरू किया है लेकिन क्या किया, पूरा नहीं किया, वो निकला है, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं, ये चीज आपकी पनिशेबल होगी। अब लास्ट आता है कि उसने कंप्लीट कर दिया, उसने अपराध कर दिया, फिर तो आप पनिशेबल हो ही। और ये सारी चीजें लिखी कहाँ हैं, अपराध का प्रयास करने के लिए सजा की प्रावधान कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन बता रहा था ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा? थोड़ा फास्ट चलने का कष्ट करो प्रभु जी। बेटा तुम्हें फास्ट अगर न्यायालय चलता तो मैं भी चलता, अगर कोई सजा आपको 10 दिन में हो जाती तो मैं भी कर लेता। बेटा आपको वहां पे कोर्ट जब केस करते हैं ना, तो केस करने पे लगभग 10-10 साल वो चलती हैं, 10 साल बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति ही नहीं रहा है,
तो जब वो चीज नहीं चल पा रही तेज, तो मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे यूपीएसआई पास कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे तेज चलकर किसी भी चीज को केवल इसलिए पढ़ाना कि बस सामने वाले के सामने हम आकर प्रेजेंट हो जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। मैं यहाँ पे समझाकर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और किसी की अपनी समझ को विकसित करना है, वो चाहता है कि मुझे कानून की समझ हो जाए, वो चाहता है यूपीएसआई के क्वेश्चन निकल जाए, तो वो मेरे साथ में तब तक पढ़े, इसी प्रकार से पढ़े, समझ कर पढ़े, तो बेहतर रहेगा। बाकी चीजें आपके ऊपर है, ठीक है। बच्चे कम कैसे हैं? तो बेटा यहाँ पे बच्चे वो आते हैं जो पढ़ने आते हैं। हाँ, स्लोली स्लोली कराएंगे बेटा, स्लो स्लो ही अच्छा रहता है, फास्ट चलने से कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ पे सुबह दौड़ते हो ना, वॉक करते हो, तो आप ज़्यादा दूर तक जाओगे। लेकिन अगर आप दौड़ते हो ना, तो आपकी हांफनी फूलने लगेगी, आपकी सांस फूलने लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत बलात्कार की परिभाषा में प्रमुख परिवर्तन क्या है? अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे कुछ परिवर्तन किया गया है, यहाँ पे कुछ चेंज किया गया है। अब वो बात चेंज क्या किया गया है, वो बलात्कार पर यानी रेप की परिभाषा में किया गया है। अब आपका चेंज हुआ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? सहमति की उम्र सीमा को घटाना। क्या उम्र की सीमा में बदलाव किया गया है? यहां पर रेप के लिए उम्र की सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कोई भी यहां पर 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से कम हो, तो उन चीजों पर पहले जो प्रावधान था वो अभी भी प्रावधान है। मुझे स्लो पढ़ना है, मुझे कम समझ में आता है भाई, स्लो ही चल रहा हूं मैं, तेज चल ही नहीं रहा हूं, ठीक है। अब बी कहता है महिला के अलावा अन्य लिंगों को भी शिकार के रूप में शामिल करना। तो बेटा ये याद करना कि यहां पर रेप जो माना जाता है वो महिला के साथ ही माना जाता है, यानी आप अगर पुरुष के साथ पुरुष अगर रेप करता है तो वो रेप की स्थिति नहीं मानी जाती है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर जो है बी भी गलत होगा। सी कहता है यौन क्रियाओं की श्रेणी का विस्तार करना जो सहमति के बिना बलात्कार होंगी। तो अब यहां पे मैं कहता हूं कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन क्यों होगा? आपके माइंड में ये आएगा कि यौन क्रियाओं की श्रेणी का विस्तार करना, यानी यहां पर क्या किया गया है, पहले क्या था, रेप माना जाता था लड़की के साथ में रेप करना, यानी लड़के उसकी सहमति के बिना किसी पर अत्याचार करने की कोशिश करना। अब यहां पर रेप किसे भी माना जाएगा कि अगर उसने यौन कृत्य किए हैं, यानी उसने क्या किया है, एक्टिविटी भी की है, तो एक्टिविटी को भी शामिल किया जाएगा, यौन कृत्य भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसलिए याद रखना कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है कि सामने वाले को लगता है कि ये मेरे लिए कहीं ना कहीं गलत भावना रखता है, तो वो भी एक रेप की श्रेणी आएगी। इसलिए ये भी चीजों को याद रखना, वो ऑप्शन नंबर सी के तहत पनिशेबल होगा, धारा नंबर 63 के तहत। तो धारा भी पूछी जाए तो धारा है हमारी 63, तो 63 के तहत वो पनिशेबल होगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है बलात्कार के लिए सजा कम करना। बेटा सजा को कम नहीं किया गया है, सजा और बढ़ाई गई है, सजा को सख्त किया गया है। तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है, यौन क्रियाओं की श्रेणी का विस्तार किया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है, एक एक्टिविटी को बढ़ाया गया है। अगर आप यहां पे सेक्सुअल एक्ट करते हो तो वो भी आप रेप की श्रेणी में काउंट किए जाओगे। हम ये नहीं पढ़े हैं कभी, तो बेटा ये पढ़ाने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, जो नहीं पढ़ा है उसी की तो क्लास चल रही है। ऐसा है जो पढ़ लिया उसकी क्लास कैसे चला दूं मैं, कि भाई अगर आपको 2 दूनी 4 आता है तो 2 दूनी 4 की मैं क्लास चला दूं कि भाई आओ सुनाऊंगा आज मैं 2 का पहाड़ा, किस तरीके से होता है 2 का पहाड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बीएनएस 2023 के अनुसार लोक सेवक की परिभाषा में क्या एक नया समावेश है? हमसे फिर से पूछा गया नया समावेश, और इसी वजह से ये क्वेश्चन फिर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नया क्या है। भाई जैसे नया स्टूडेंट आया था उसको यहाँ पे क्या चाहिए था, उसको यहाँ पे वो उसने अपनी बताया कि मैं सिंगल हूँ और मैं यहाँ पे मिंगल होने आया हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या है वो नया समावेश है, और लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट बना लेकिन मेरे लिए नहीं था। लेकिन इसी प्रकार से ऐसा ही इसके अंदर भी क्या है, नया समावेश किया जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोक सेवक की परिभाषा में क्या नया समावेश है। और लोक सेवक कौन है, वो पब्लिक सर्वेंट है। और वो पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, ये चीजें आपकी पूछी जा रही हैं। क्या किसी सरकारी कंपनी का कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट काउंट किया जाएगा? लोक सेवक की परिभाषा को यहां पे क्या किया जाएगा, बढ़ाया गया है। अब पूछा गया जाएगा किसी सरकारी कंपनी का जो कर्मचारी है वो यहां पर लोक सेवक होगा। तो बेटा इसमें यही नया जोड़ा गया है
कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। तो सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो भी लोक सेवक होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा कि कोई भी सरकारी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो एक छोटे से लेवल पर कर्मचारी ही क्यों ना हो, तो वो भी हमारा क्या होगा, लोक सेवक होगा, वो भी पब्लिक सर्वेंट की काउंट किया जाएगा। ये धारा आईपीसी में शामिल नहीं थी, यानी ये चीजें किस में शामिल नहीं थी, ये आईपीसी में नहीं थी। और अगर ये आईपीसी में नहीं थी तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सरकारी कर्मचारी जो है वो केवल पब्लिक ड्यूटी करता है। वो क्या करता है, वो पब्लिक ड्यूटी करता है, वो यहां पर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो सर्वेंट नहीं है। यहां पर ये बदला गया है। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, इनको देखोगे तो आप कहेंगे कि ये पहले से भारत सरकार द्वारा उसके अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, तो भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करती है अध्यक्ष के पद पर, निदेशक के पद पर, प्रबंधक के पद पर, अधिकारी के पद पर, कर्मचारी के पद पर, तो वो भी आपका पहले से लोक सेवक है। ये तो पहले से ही समावेश दे रखा है, लेकिन ये नया नहीं है, हमसे नया पूछा था, वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं भाई। तुम्हें बुरा कौन बोल रहा है? ये ए और मेरा दुख भाई। ए सर आप सिंगल हो, ये कौन है? अरे त्रिषा थोड़ा सा ध्यान दो, मैं सिंगल और मैं मिंगल होऊंगा तो क्या कर लोगे इससे? तुम पढ़ो, इस पर ध्यान दो। ये तो वो बात कह रहा है क्या इतना बुरा हूं मैं वहां? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्या कहता है, बीएनएस 2023 के तहत मानहानि के लिए अधिकतम कारावास क्या है? मानहानि की सजा मैं बता चुका हूं, एक सजा तो मैंने बताई थी कम्युनिटी सर्विस, एक सजा है कम्युनिटी सर्विस। अगर आप छोटा मोटा अपराध यानी किसी को ठेस पहुंचाने का एक छोटा मोटा अपराध करते हो तो वहां पे आपको कम्युनिटी सर्विस यानी सफाई करनी हो, अवेयर करना हो, ऐसी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी आपने किसी को ज्यादा ठेस पहुंचा दी है, उस स्थिति में आपको सजा दी जा सकती है। वो सजा कितनी हो सकती है, अधिकतम कारावास कितना हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ में, वो हमेशा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जिससे मुझे पता चले कि कितने साथी वास्तव में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में कितना सीरियस हैं। और वो मैं आपको फिर से बताऊंगा कल बताऊंगा कि कितने व्यक्ति ने यहाँ पर आपका आंसर दिया है। लाइव क्लास के आंसर नहीं दिखने वाले, जो आपका बाद में जो क्लास बनती है उसके टाइम पे आंसर दिया जाता है, वो आंसर मुझे दिखते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नाइस क्लास हो एसपी, ये गर्ल्स है क्या? इनकी हरकत है तो देखो कौन सी गर्ल्स है, कौन क्या है। चलो बाकी का मैं बता दूं, यहाँ पे हमारा एक बैच है जिसका नाम है चाणक्य 2.0। आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पे मूल विधि पढ़ाया जाए, बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी बेस पढ़ाया जाए, तो आपको चाणक्य 2.0 में एनरोल करना है। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूपीएसआई में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो सारे सब्जेक्ट आपको कवर किए जा रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे मूल विधि हो, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, सभी आपको केवल पढ़ाया जा रहा है मात्र 99 रुपए में। तो आप चाहते हैं कि 99 रुपए में आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, बाईएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि यहां पर आपको सबसे सस्ता मिल रहा है और सबसे अच्छा ही यहां पर मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, एक सीरियस तैयारी करें, तो आपको चाणक्य 2.0 बैच में एनरोल करना है और आपको डाउनलोड करना है बाईएससी एप्लीकेशन को, क्योंकि ये बैच आपको जो मिलेगा वो बाईएससी पर मिलेगा। और बाईएससी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे आपको हमारे बैचेस दिखने लग जाएंगे। और आपको चाहते हैं कि किसी और बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, तो पेड कोर्सेज में जाके आप कोर्सेज ले सकते हैं, चाहे कोई भी हो। हाँ जी, क्लास तो खत्म हो गई है, हम ये क्लास फिर से देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल देख लेना, रिकॉर्ड में रहेगी क्लास, तो बाद में भी देख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे कोर्स लेंगे तो पेड कोर्सेज में जाके आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे सारे कोर्स मिल जाएंगे मात्र 99 रुपए में। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, कोर्स खरीदने के बाद आप माई परचेस में जाकर क्लासेस को देख सकते हो। अगर आपने कोर्स खरीद लिया है तो आपका कोर्स माई परचेस में जाकर दिखेगा, वहां पर जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्लास मैं पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएं, यानी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाए, तो इस पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां पर ये पीडीएफ क्लास नोट्स वाले ऑप्शन में जाना है। वहां पर आपको बीएनएस की सारी
पीडीएफ मिल जाएंगी जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, तो आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो आपको भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अगर आप कोई कोर्स चाहते हैं तो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आपको अगर फ्री में कुछ चाहिए तो वो भी आपके लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है, तो आप एक प्रकार से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। सर मैराथन कब ला रहे हो मूल विधि की? तो कोशिश करेंगे कि इस शनिवार को मैराथन लाई जाए, यानी जो बीएनएस की जो मैराथन है इसको यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि इस सैटरडे को किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। क्लास की टाइमिंग में बता दूं तो मेरे साथ में आप इस क्लास में 12 बजे जुड़ सकते हैं, तो दोपहर 12 बजे आप मेरे साथ में रोजाना मूल विधि की बीएनएस की क्लास या बीएनएसएस की क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे कानून की समझ को बरकरार कर पाऊँ, मैं अपने अंदर कानून की समझ को ला पाऊँ, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी मैं कल आऊँ या नहीं भाई, भाई ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। मैं तो चाहूंगा कि भाई जितने ज़्यादा व्यक्ति आए उतने आए, मैं यहाँ पे ये थोड़ी ना कहूँगा कि मत आओ। भाई आपका यहाँ पे बस, मैं यहाँ पे इंटेंशन पढ़ा रहा हूँ, बस इंटेंशन मैटर करता है कि मैं आया क्यों हूँ। बस मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो आप भी पढ़ने के लिए आए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी टाइम पर 12 बजे। और ये क्लास आपके लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं ज़िंदगी बदल सकती है। क्यों बदल सकती है? क्योंकि कानून की समझ आपको आनी चाहिए, चाहे वो आपके एग्जाम के लिए हो, चाहे आपको दैनिक जीवन के लिए वो उसको यूज़ करना हो। ठीक है, बाकी का आप ये नहीं है कि कोशिश ये करें कि नहीं मैं मर्डर कर दूंगा, मुझे इसके लिए पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको 12 बजे